डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपका लेसन जो थर्ड है 6th सेमेस्टर का, उसकी वीडियो संख्या 14 देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति में। आज हम क्रांति के प्रभाव को विस्तार से पढ़ने वाले हैं कि क्रांति के क्या प्रभाव रहे। कुछ चीज़ें तो हम पढ़ के ही आ चुके हैं, आपको ध्यान हो, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए बहुत सरल हो जाने वाला है। चाहे वो नेशनल कन्वेंशन की नीतियाँ रही हों और चाहे वो राष्ट्रीय संविधान सभा की नीतियाँ रही हों, उन लोगों ने जो कार्य किए, उपलब्धियां थी उन लोगों की, उन संस्थाओं की, वही क्या है प्रभाव के रूप में आप पढ़े हुए। तो नक्शा ही बदल दिया था इन प्रभावों ने फ्रांस का। इन्होंने कई प्रेरणादायक शक्तियां जो थी, प्रेरणा का जो संचार किया इस क्रांति ने, वो लंबे समय तक अपना कार्य करती रही। कई आदर्शों को उद्घोषित किया समाज में। उन आदर्शों के प्रति केवल फ्रांस के समाज में नहीं, पूरे यूरोप में, विश्व में वो जो आदर्श हैं वो अनुकरणीय बने। मतलब उनको विश्व ने अपनाया। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व मूल्य बन गए वो। ये ऐसे मूल्य थे जो हमें शाश्वत हैं, हमेशा बने रहने वाले हैं और स्वयं सिद्ध हैं। किसी से इनकी सिद्धि की आवश्यकता नहीं है, प्रूव करवाने की जरूरत नहीं, ये जरूरत है। तो ये एक कालजयी पृष्ठ है। ये क्रांति जो है एक कालजयी का मतलब है जो समय के हिसाब से बदलने वाला नहीं है, मतलब स्थायी प्रभाव है इसका, काल को भी जीत लिया है ऐसा। तो फ्रांस पर अधिक प्रभाव जो रहे उनको हम पहले पढ़ेंगे। फ्रांस पर जो प्रभाव रहे, फिर अन्य देशों पर भी और विश्व पर जो स्थायी प्रभाव पड़े उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला प्रभाव था राजतंत्र का अंत। राजतंत्र का अंत। वैसे तो आप इस बिंदु को पढ़ाए, फिर भी हम इसको, आपको पता है कि निरंकुश सत्ता का आधिपत्य था। बुर्बो, या रिपीट होगी चीजें, रिवाइज हो जाएंगी। बुर्बो वंश का शासन था। असंतोष लोगों में उनके प्रति पनप रहा था धीरे धीरे। उसमें उनकी रानी एंतोइट का भी जो है योगदान था। तो उनको न केवल जो है सत्ता से हाथ धोना पड़ा, न केवल सत्ता छूटी, बल्कि लुई 16वें को तो जो है गिलोटिन मतलब मृत्युदंड दिया गया, फांसी चढ़ा दिया गया। 16वें को मृत्युदंड मिली। लोगों का आक्रोश इससे भी जो है शांत नहीं हुआ। प्रजातंत्र के अन्य अवशेषों को मिटाने की दृष्टि से एंतोइट को भी फांसी दी गई 1793 में। इस तरह से निरंकुशता या राजतंत्र, अराजकता का जो है अंत वहां पर होता है फ्रांस में। ये पहला बिंदु था। दूसरा बिंदु भी आप पढ़ चुके हैं, लोकतंत्रीय मूल्यों की स्थापना। लोकतंत्रीय मूल्यों की स्थापना क्या था ये? इस क्रांति ने लोगों की भावना के अनुरूप गणतंत्रीय व्यवस्था तो स्थापित की ही। कौन सी व्यवस्था आ गई थी गणतंत्रीय, हम पढ़ के आए हैं। और जो नीति निर्धारित थे उनको चुनने का अधिकार भी दिया, मतलब विधानमंडल के सदस्यों को भी ये चुनने का अधिकार दिया। जैसा परिवर्तन जनता चाहती थी शासन में वैसा कर सकती थी। मत के प्रयोग से वह मत जो है काफी शक्तिशाली हो गया था, मताधिकार, उसके प्रयोग से वो है कुछ भी परिवर्तन कर सकती थी। इस दौरान एक संविधान का निर्माण भी फ्रांस में होता है। अलग अलग प्रयोग किए गए, इसके अनुरूप ही शासन चलाना था। तो संविधान को बनाने के लिए जो प्रयोग हुए, अनुभव अच्छे नहीं रहे, लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई थी कि फ्रांस की जनता के ऊपर अगर शासन चलाना है किसी भी तरह का,
तो अब निरंकुशता का जो प्रयोग नहीं हो सकता, अब ये उपयोग में नहीं लाई जा सकती। ये बात सबको तय हो गई थी, क्लियर हो गई थी। नई शासन प्रणाली, ये नई शासन प्रणाली को देखेंगे हम। यदि हम क्रांति से पहले फ्रांस की स्थिति का अध्ययन करेंगे तो वहां कोई व्यवस्था ही नहीं थी, अराजकता थी। कानून प्रांतों में अलग अलग थे, 400 प्रकार के कानून थे, आपको ध्यान होगा। तो सुविधाएं भी नहीं थी लोगों को, जिम्मेदारी का सिद्धांत नहीं था, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कोई भी चीज अगर हो रही है तो ये सिद्धांत भी नहीं था। मनमर्जी का बोलबाला था। कुल मिलाकर अगर हम उसे कहें तो जंगल राज वहां पर था। परंतु क्रांति के बाद शासन को विभाजित किया गया, व्यवस्था को विभाजित किया गया, केंद्र में, प्रांतों में, स्थानीय शासन में, जिलों में, पूरे फ्रांस की व्यवस्था के लिए एक जैसा तंत्र बनाया गया। न्याय में एक रूपता की गई, न्यायालय स्थापित किए गए, पद आपको पता है योग्यता के आधार पर दिए गए, बहुत सारी बातें आपने पढ़ी थी। वर्ग विशेष में प्रशासनिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया, सेना का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये सारी बातें आपको याद होगी। हाँ, यह भी सत्य है कि सारा कार्य अचानक व सहज से नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी जो है बहुत कुछ बदला और अदला बदली में ठीक होने की आशाएं, सब कुछ ठीक होने की आशाएं नहीं रखी जा सकती, लेकिन चेंज काफी हुआ। चौथा बिंदु, नागरिकों को नागरिक अधिकार, कर्तव्य और सुविधाओं की प्राप्ति हुई। इसको समझेंगे। पहले कोई अधिकार नहीं थे, जीवन के विकास के रूप में विशेष अधिकारों की बात की गई थी। और संविधान सभा ने, जो संविधान सभा बनी थी, राष्ट्रीय संविधान सभा ने पहला जो काम किया था वो ये इसकी घोषणा करके ही किया था कि अधिकार दिए जाते हैं। तो 10 मौलिक अधिकार इसने दिए थे। नागरिकों का अधिकार के साथ साथ जीवन यापन के लिए कुछ सुविधाएं दी गई। इस प्रकार से यह जो है सुविधाएं मिलने से फ्रांस जो है अग्रणी राज्यों में आ जाता है विश्व के। क्रांति ने फ्रांसीसी नागरिकों को कर्तव्य भी दिए। कर्तव्य का उद्देश्य, जो कर्तव्य थे उनका उद्देश्य अपने समाज में अपने देश के प्रति लगाव और जिम्मेदारी पैदा करना था। यहाँ यह स्पष्ट है कि ये कर्तव्य एक साथ या किसी विचार के रूप में नहीं थे, बल्कि विभिन्न कानूनों में लिए गए थे। नागरिक अपने हितों के साथ साथ दूसरे नागरिकों के हितों व सरकार के प्रति जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखें। न्याय व्यवस्था में बदलाव, न्याय व्यवस्था में बदलाव आता है। क्या बदलाव आता है उसको देखेंगे। क्रांति से पूर्व फ्रांस में न्याय की व्यवस्था दोषपूर्ण थी, हम पढ़ के आए हैं। विशेषाधिकार प्राप्त जो लोग थे न्याय में, सामंत थे, जो भी लोग थे या पद खरीद बेच रहे थे, तो वो शोषण करते थे। अब एक जैसी न्याय व्यवस्था अपनाई गई पूरे फ्रांस में। लिखित कानूनों को जो है संग्रहित किया गया लिखित रूप में। न्यायालयों की जो है स्थानीय स्तर तक ऊपर से लेकर नीचे तक जो है स्थापना की जाती है। दबाव से मुक्त करने के लिए कार्यपालिका से विशेषाधिकार दिए गए न्यायपालिका को। कुछ दीवानी जो मुकदमे थे और फौजदारी मुकदमे थे, उनकी अलग अलग व्यवस्था कर दी गई। पहले वो एक साथ ही चलता था उनका। फौजदारी मुकदमों को ज्यूरी की प्रथा के तहत निपटाने के बाद वो कानूनी मान्यता दे दी गई।
न्यायाधीशों के जो पद थे वो योग्यता के आधार पर भरे जाते थे, अच्छा वेतन दिया जाता था। शपथ लेना संविधान की अनिवार्य थी। उनकी सेवा का क्षेत्र भी जो है समय समय पर बदला जाता था। इस तरह से फ्रांस नई व्यवस्था वाला देश बन गया। इस न्याय व्यवस्था की कुछ कमियों को बाद में नेपोलियन ने ठीक किया। सैन्य तंत्र में बदलाव। सैन्य तंत्र में बदलाव, इसमें क्या बदलाव आता है? सही नहीं थी वो व्यवस्था जब क्रांति हुई तो। भले ही सेना संख्या के मामले में काफी हो, लेकिन हथियार, प्रशिक्षण इत्यादि की बहुत कमी थी। तो उस कमी को ठीक किया गया, ट्रेन किया गया। इस सेना के माध्यम से शासक वर्ग व सामंत वर्ग अपना दबाव तो जनता में बनाए रख सकता था, लेकिन दूसरे देश से लड़ाई के मैदान में ये कोई रक्षा नहीं कर पाते थे। क्रांति के पश्चात फ्रांस का पूरा सैनिक तंत्र बदल दिया गया। सैनिकों को काफी समय से वेतन और पदोन्नति नहीं मिली थी। शाही सेना की बजाय अब उसको राष्ट्रीय सेना बना दिया गया और उनके वेतन जो है वो दिए गए, पदोन्नति भी दी गई। योग्यता का आधार बनाया गया। योग्यता को जो है मैं तो अब दिया जा रहा था, न कि ऐसे ही बनाया गया किसी को भी। ब्रिटेन की तर्ज पर सैनिकों को प्रशिक्षण, हथियार दिए गए। थल के स्थान पर जल सेना का महत्व भी स्वीकार किया गया। जल सेना महत्व भी स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय गार्ड के नेतृत्व में विभिन्न बटालियनें रखी गई। इन प्रयुक्तों का लाभ ये हुआ कि जब यूरोप के कुछ देशों ने अपना गुट बनाया तो फ्रांस उसमें अंततः जीत गया था, नहीं तो वो हारता अगर वो व्यवस्थाएं नहीं बदलता तो। ये हमने देखा। हाँ, यह भी सत्य है कि नेपोलियन ने बाद में और ज्यादा बेहतर सैन्य व्यवस्था बनाकर पूरे यूरोप पर अपना वर्चस्व कायम किया था। तो ये हमने जो पढ़ी, ये कैसी जो प्रभाव थे आपने देखा होगा, ये आपके राजनीतिक प्रभाव थे। कैसे प्रभाव थे? राजनीतिक। दोबारा से देख लेंगे हम। ये जो हमने पढ़े ये थे आपके राजनीतिक प्रभाव। इसमें फ्रांस के ऊपर पढ़े हमने केवल राजतंत्र का अंत, लोकतंत्रीय मूल्यों की स्थापना, नई शासन प्रणाली, नागरिक अधिकार मिले, कर्तव्य मिले, न्याय में बदलाव आया और सैन्य तंत्र में भी बदलाव आता है। अब हम पढ़ेंगे जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव है, वो है सामाजिक और धार्मिक प्रभाव। सामाजिक और धार्मिक में क्या क्या चेंज आता है उसको पढ़ेंगे। तो क्रांति में शामिल हुए थे तो सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से भी लोग परेशान थे, परेशानियों को महसूस कर रहे थे। तो क्या वो बिंदु थे, क्या हुआ उसमें? फिर सामाजिक में पहले सामंतवाद की समाप्ति हो जाती है, ये हम पढ़ चुके हैं। सामंतवादी प्रणाली थी तो दो वर्गों में समाज विभाजित था, एक अधिकार संपन्न और एक अधिकारहीन। कोई अधिकार नहीं था। तो जो अधिकार विशेषज्ञ विशेष अधिकार थे तो वो शोषण करता और विलासिता का जो जीवन वो जीता, फिर बेगार लेता। तो सामान्य जन जो जन था वो कुल मिलाकर बोझ के नीचे दबा था, बेगार की प्रथा से दुखी था। बदलाव आया। संविधान सभा के हाथ में जब शक्तियां आई तो इन्होंने ऐतिहासिक फैसला लिया और फैसला लेकर इसको समाप्त कर दिया। सारे अधिकार जो विशेषाधिकार थे वो समाप्त कर दिए जाते हैं इस फैसले के तहत सामंतों के। सामंतशाही को गैर कानूनी घोषित कर सभी को समान अधिकार दिए गए। बेगार को अमानवीय, अवैध घोषित कर दिया गया।
यह कहा जा सकता है कि इस क्रांति ने समाज के सामान्य वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए जो ऐतिहासिक फैसला लिया, वहाँ के लोगों की जीवन धारा को उसने बदल दिया। दूसरा बिंदु है आपका मध्यम वर्ग का उत्थान। मध्यम वर्ग का उत्थान होता है, ये जो क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका असाइनमेंट में भी रहने वाला है। क्रांति के प्रभाव आप नोट कर लें, ये असाइनमेंट में भी आपका क्वेश्चन शुरू हो चुका है, यहाँ से लेकर आज जहाँ तक हम पढ़ेंगे चलता रहेगा ये। तो घटनाओं का अगर अध्ययन करते हैं हम, तो जो नेतृत्व था क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से बौद्धिक रूप से जो उन्नत थे, शिक्षित थे और व्यापारिक आर्थिक दृष्टि से जो संपन्न लोग थे, उन लोगों द्वारा किया गया था। यह वर्ग ही मध्यम वर्ग के रूप में जाना जाता है। अस्तित्व में था, तीसरे वर्ग के रूप में इसकी पहचान भी थी, लेकिन ये मानते थे कि भी उनके पास समाज के नेतृत्व करने की शक्ति है, योग्यता है और उसके बाद भी उनकी दीनहीन स्थिति है, लेकिन उनको सम्मान प्राप्त नहीं था। तो विभिन्न प्रकार की कार्रवाइयों का, गतिविधियों का इन्होंने नेतृत्व किया और नई व्यवस्था हेतु पुरानी जो परंपरागत व्यवस्था थी उसको उखाड़ फेंकने का इन्होंने फैसला किया। तैयार हो जाते हैं। तो आम लोगों का समर्थन प्राप्त कर स्थापित व्यवस्था पर चोट करते हैं, कानून बनाए, संविधान बनाया, सभी वर्गों के हितों को सुरक्षित किया, ऊंचे पदों पर भी अपना अधिकार बनाया। तो ये सब इसमें चलता है। तीसरा परिवर्तन है आपका धार्मिक परिवर्तन। धार्मिक में क्या होता है, आपको पता है, जो चर्च थी वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी थी। उस चर्च की भ्रष्टाचार बनने का कारण था संपत्ति, और अब उस संपत्ति का क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और चर्च के जो धार्मिक कर या अन्य जो टीथ वगैरह की मनाही हो जाती है, जो कर मिलता था चर्च को बेकार लेता था। और क्योंकि ये जो पादरी थे, चर्च जो थी ये बदनाम काफी थी, तो चर्च को निशाना बनाया गया। चर्च की सारी जो है अधिकार समाप्त कर दिए। अब सहनशीलता का युग आ गया। रोमन कैथोलिक मत के अधिकार समाप्त कर दिए गए, विशेषाधिकार। अब प्रोटेस्टेंट जो थे, प्रोटेस्टेंट और यहूदी, इन लोगों को भी जो है सम्मानजनक अधिकार दिए गए। कुल मिलाकर सहनशीलता जो है इस काल में आती है। विशेष पादरी नियुक्त किए गए, अपना अपना कार्य क्षेत्र निर्धारित कर दिया गया, पोप के दबाव से मुक्त कर दिया गया चर्च को पूरी तरह से। इस तरह से क्रांति ने फ्रांस में चर्च की पहचान व स्थिति में बहुत अधिक बदलाव ला दिया। चौथा बिंदु है समाजवाद व मानववाद को प्रोत्साहन। समाजवाद व मानववाद को प्रोत्साहन। फ्रांस में इस क्रांति के कारण सामंतवाद व अधिकार संपन्न वर्ग के महत्व को समाप्त कर दिया गया। चर्च की संपत्ति भी राष्ट्रीय घोषित कर उसका सामान्य जन में बंटवारा कर दिया गया। इन सब कामों से, उपरोक्त सब कामों से एक नई विचारधारा की शुरुआत होती है, वो थी समाजवादी विचारधारा। कैथोलिक संप्रदाय की प्रभुता समाप्त कर सबको बराबर के अधिकार दिए गए। तर्क के मंदिरों का निर्माण होता है, चर्च के बजाय बदल दिया जाता है इनको, तर्क के मंदिरों का निर्माण होता है। अब इन स्थानों पर नैतिकता, चर्च पर किसकी शिक्षा दी जाती है? चर्च में नैतिकता, बराबरी, बंधुत्व की जो है शिक्षा अब इन चर्चों में दी जाती थी। नव स्थापित उपासना स्थलों पर सांप्रदायिक सद्भाव को आवश्यक बताया गया। तो इस तरह से जो मानवीय मूल्य थे
उनका तेजी से विकास फ्रांस में होता है। अतः यह क्रांति फ्रांस में समाजवादी व मानवतावादी विचारधारा की संस्थापक बन जाती है। शिक्षा व साहित्य का विकास। शिक्षा व साहित्य का विकास, इसमें क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में भी जो है क्रांतिकारी निर्णय जो है संविधान सभा ने और राष्ट्रीय कन्वेंशन ने लिए थे, हमने पढ़ा भी था। बेहतर एक विशेष विभाग बना दिया गया, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय खूब जो है संख्या में खोले गए, स्थापित किए गए। बेहतर शिक्षा हो अनिवार्य की बजाय इस तरफ ध्यान दिया गया। तो ये किसी वर्ग विचारों की जो पोषक नहीं थी। पाठ्यक्रम में भी काफी बदलाव किया गया। अब उसमें विज्ञान, राष्ट्रीय मूल्य, तकनीकी, कला सबको जो है स्थान दिया जाता है। तकनीकी शिक्षा को भी पाठ्यक्रम का विशेष हिस्सा बनाया जाता है, आवश्यक घोषित कर दिया जाता है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इन साहित्य से और से सब चीज़ों से मिलती है साथ ही साथ, और साहित्यकारों को भी एक नई दिशा इस समय मिलती है। इस दौरान जितनी भी पुस्तकें प्रकाशित हुई उनकी विषय वस्तु जो है वो देशभक्ति थी। स्वच्छ वातावरण में लेखन कार्य होने से प्रगतिशील भी बना। तो क्रांति को विभिन्न लेखकों ने आदर्श बताया, तो नई तस्वीर जो है समाज के सामने आती है। काफी बदलाव जो है फ्रांस के चिंतन में इस साहित्य और शिक्षा ने किया। तीसरा जो बिंदु आता है वो है आपका आर्थिक प्रभाव। कैसा प्रभाव? आर्थिक। तो आर्थिक अर्थव्यवस्था भी एक मुख्य कारण था क्रांति का। तो उसमें कृषक जो है सबसे प्रमुख भाग था। तो कृषकों की दशा में परिवर्तन आता है। तो वो क्या परिवर्तन आता है वो हम उस बिंदु में देखेंगे। तो इन्होंने इनकी दयनीय व्यवस्था में सुधार हेतु ही इन लोगों ने भाग लिया था। लाभ हुआ, इनके लिए सरकार ने कई सुविधाओं की घोषणा की। बेगार बंद हो गई थी, अब दास प्रथा नहीं रही थी। खेत भी छोटे नहीं थे, करों की मार नहीं थी, अब कर खत्म कर दिए गए थे बहुत। खेत छोटे नहीं रहे थे, कुछ जमीनें इनको दी गई थी चर्च वाली भी। तो कुल मिलाकर इनके लिए जुल्मों से अब ये कृषक वर्ग मुक्त हो गया था। सरकार ने कृषि के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई, उत्पादन बढ़ा, सुधार हुआ, निर्धनता की समस्या का समाधान तो हुआ, साथ में वो अपने अधिकारों का उपयोग करने में भी अब समर्थ होने लगे थे। राष्ट्रीय आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ये भी हम पढ़ आए थे। तो राजस्व के जो स्रोत थे वो कम थे पहले, अगर हमने पढ़ा था तो, क्योंकि चर्च और सामंत जो है सारा हिस्सा ले जाते थे। तो इनको अधिकार अब बंद हो गया इनका वसूलने का और संपत्ति हड़पने का। तो इनका राष्ट्रीयकरण हो जाता है। तो राष्ट्रीयकरण होने से इनकी संपत्ति का और प्रवासियों की संपत्ति जब्त होने के कारण से संसाधन बढ़ जाते हैं। कई प्रवासी देश छोड़ जाते हैं, उनकी संपत्ति भी राष्ट्रीय घोषित कर जाती है। तो संसाधन बढ़ने से समय सीमा के बाद सरकार ने जब इनकी जमीनें संपत्ति अपने कब्जे में ले ली तो संसाधन बढ़े। तो इसके कारण से फ्रांस की जो संस्थाएं थी वो अपनी प्रशासनिक क्षमता बढ़ा पाई, कुछ ठीक निर्णय ले पाई। वहीं शाही परिवार भी नहीं रहा तो उसके खर्चों में भी अब क्या हो गई थी, कटौती। मतलब वहां से भी लाभ बजट को मिलता है, क्योंकि वो भी एक अनाप शनाप खर्चा फ्रांस में था। तीसरा है आर्थिक विकास। तीसरा है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास की अगर हम बात करें तो भारी संकट आया हुआ था। पहले तो हमने पढ़ा कितने वित्त मंत्री बदले गए थे, आपको ध्यान होगा, और समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे ये चीज ठीक हो। मौलिक आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि अब सरकार ने उद्योग, व्यापार,
कृषि सब क्षेत्रों में कुछ योजनाएं बनाई, नीतियां अपनाई, उनसे सुधार होने लगा था। यातायात और संचार के क्षेत्र में भी कई कदम सरकार ने उठाए। सड़क पुलों का जाल बिछाया गया। इससे प्रशासन की जड़ें तो गहरी हुई ही, साथ में आपसी दूरी भी कम हो गई लोगों की आपस में। फ्रांस में तो डाकघर, बैंक, सब जो संस्थाएं थी जो पिछड़ी हुई थी या खुली नहीं रही थी, नई संस्थाएं, उनको खोला गया। तो गिल्ड प्रथा समाप्त हो गई जो आर्थिक विकास को रोके हुई थी। नाप तोल की एक पद्धति आ गई, मुद्रा आ गई सही से कागज की। चुंगी समाप्त हो गई, तो इससे असमानता खत्म होती है वहां पर। तो ये सारे जो कारण थे, इनसे अब फ्रांस जो है आर्थिक विकास में तेजी से आगे बढ़ रहा था। तो ये हमने पढ़ा, कुल मिलाकर हमने फ्रांस पर प्रभाव का जो विषय था, चैप्टर था, उसको पूरा कर लिया है। अगली वीडियो में हम यूरोप पर क्या प्रभाव पड़े वो पढ़ेंगे, और फिर विश्व पर स्थायी प्रभाव, उनके बारे में पढ़कर छोटे क्वेश्चन इस पाठ के करेंगे। एक मैप भी है इसमें।